बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 12 जो कि है टैक्स डेप्रीसिएशन। तो सेल टैक्स के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये पेपर का। सबसे ज़्यादा आपको फ्रिक्वेंटली सवालात इसके देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा, या तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस की कलेक्शन में मिल जाएगा, या फिर एग्जामिनर सबसे अहम चीज़ जो टेस्ट लेगा वो किस चीज़ का लेगा कि वो बहुत सारे एसेट्स डिस्पोज ऑफ करता हुआ दिखा रहा होगा। उसमें कुछ पर्सनल एसेट्स होंगे और कुछ बिजनेस के एसेट्स होंगे, डेप्रीशिएबल एसेट, ताकि वो इस बात का टेस्ट ले सके कि आप रेलेवेंट हेड ऑफ इनकम पहचान पा रहे हैं या नहीं। जैसे अगर पर्सनल इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो होने वाला गेन कैपिटल गेन कहलाएगा, लेकिन अगर बिजनेस की इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ करेंगे तो वो डेप्रीशिएबल एसेट है। बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो वो गेन है, वो कौन से हेड में जाएगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बनाया जाता है। इसमें मल्टीपल किस्म के एसेट डिस्पोज ऑफ होते हैं, बताए जा रहे होते हैं, फिर आपको डील करना होता है उन केसेस को। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ, अगर वो डेप्रिशिएबल एसेट्स हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है उनकी WDV और सेल प्रोसीड का डिफरेंस जो होगा वो गेन या लॉस होगा। तो इसलिए उनकी अहमियत और बढ़ जाती है कि उनकी टैक्स WDV क्या होगी। मतलब जब हम उनकी अकाउंटिंग WDV, जब हम उनकी अकाउंटिंग डेप्शन को ही नहीं मानते तो फिर अकाउंटिंग के लिहाज से बनने वाली जो WDV है उसको भी नहीं मानते। और जो अकाउंटिंग WDV और सेल प्रोसीड का डिफरेंस गेन या लॉस बन रहा है, अब वो अकाउंटिंग गेन या लॉस कहलाया, उसको भी नहीं मानते। तो इस तरह इसका मतलब ये हुआ कि जब हम टैक्स में चार्ज कर रहे हैं टैक्स डेप्रीसिएशन, तो फिर उसके हिसाब से गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करने के लिए सेल प्रोसीड में से WDV लेस होनी चाहिए, वो टैक्स WDV होनी चाहिए। ठीक है जी। तो अब जरा कुछ कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं, जरा देखिएगा, समझिएगा बात। देखिए, सबसे पहली बात, टैक्स में दो किस्म की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट की जाती है किसी भी एसेट पर, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एसेट पर दो किस्म की डेप्शन कैलकुलेट की जाए। दोबारा दोहरा रहा हूं, क्या टैक्स में किसी भी एसेट पर दो किस्म की डेप्शन कैलकुलेट की जाती है, लेकिन जरूरी नहीं हर एसेट पर दो किस्म की डेप्शन कैलकुलेट की जाए। हाँ, लेकिन एक डेप्शन तो सब पे कैलकुलेट होगी, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल डेप्रीसिएशन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? और इसका मतलब दूसरी डेप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गई? एब नॉर्मल। अच्छा, एबनॉर्मल उसको बोला नहीं जा रहा, उस एबनॉर्मल डेप्शन को टैक्स में नाम दिया जाएगा इनिशियल अलाउंस का। इनिशियल अलाउंस का लफ्ज हमने अब तक टैक्स पढ़ते वक्त दो बार पढ़ा। एक तो कल ही पढ़ा चैप्टर नंबर 11 में कि वो जो एसेट डेप्रिशिएबल एसेट है जो आपने बिजनेस में खरीदे हैं, उनका एडमिसिबल एक्सपेंस क्या होगा? उनकी टैक्स डेप्रिसिएशन, नॉर्मल भी और इनिशियल अलाउंस भी। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं इससे पहले हमने लफ्ज इनिशियल अलाउंस कहाँ पढ़ा? कहाँ पढ़ा? इससे पहले हमने लफ्ज इनिशियल अलाउंस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा, एक्सपेंसेस क्लेम करने वाले जो टाइटल था वहां पर। और हमने पढ़ा था कि अगर आप रेंट ऑफ बिल्डिंग अलोंग विथ प्लांट एंड मशीनरी रिसीव कर रहे हैं तो उस रेंट ऑफ बिल्डिंग के अगेंस्ट ना सिर्फ आप बिल्डिंग की और प्लांट एंड मशीनरी की नॉर्मल डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं, बल्कि प्लांट एंड मशीनरी का इनिशियल अलाउंस भी क्लेम कर सकते हैं। ये बात आप एक दफा जाके देख कर आ जाए, चैप्टर नंबर 9 में जाकर एडमिसिबल एक्सपेंसेस जहां लिखा हुआ है आखिर में चैप्टर के, वहां पर जाकर, ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट जरा रिकॉल हो जाए। नाइन चैप्टर ही है ना। इसे देखो, रिडक्शन फ्रॉम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये लिखा
ठीक है जी, तो इसको जरा याद रखना है आपने, ये गलती नहीं करनी। इसका मतलब जो हम चैप्टर आज पढ़ रहे हैं उसका ताल्लुक हमारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कैलकुलेशन से भी है और इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन से, याद रहेगा ना। इसका मतलब कुछ बातें जब भी पूरी हो सकती हैं जब हम कनेक्टिंग बातें क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जो अगला टेस्ट आपका होगा वो आपका टैक्स का जो अगला टेस्ट है सैटरडे को, वो चैप्टर 7 से लेकर 7 और 9 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और क्यों है, इसलिए कि ताकि आप तैयार रहे ऐसे क्वेश्चन के लिए कि वो प्रॉपर्टी जो आपका रेंट है वो अदर सोर्स में जाएगा या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इस तरह के सवालात के लिए आप रेडी रहिए। वो सवालात आपको प्रैक्टिस के लिए कहाँ मिलेंगे, चैप्टर नंबर 9 के एंड पर। ठीक है, मैं शुरू करूं ना। टाइप्स ऑफ, तो क्या कहा, टैक्स में दो किस्म की डेप्शन होती है, एक होती है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, दूसरी क्या होगी बेटा, एब नॉर्मल, जिसका नाम क्या है, इनिशियल अलाउंस। अच्छा, समझे, अभी इनिशियल अलाउंस को हम नहीं जानते, बस हम जानते हैं कि नॉर्मल डेप्शन क्या होती है, फिर बाद में हम उसको ऐड कर देंगे तो वो कॉन्सेप्ट इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा, अब नंबर 1, टैक्स में एसेट्स को डेप्रिशिएट करने का एक ही मेथड है और उस मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीए। टैक्स स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द ईयर, प्रोडक्शन आर मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इन सबको नहीं मानता। टैक्स मानता है तो सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब मेथड कौन सा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और आपको पता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में पहले साल रेट लगता है किस पर, कॉस्ट पर, और आने वाले सालों में WDV। इनिशियल अलाउंस का मसला आएगा, जब आएगा उसको देखेंगे, लेकिन बेसिक अप्रोच है। नंबर 2, टैक्स जो एसेट की यूजफुल लाइफ आपने अकाउंटिंग में अज्यूम की उसको भी नहीं मानता। टैक्स बोलता है कि हमने स्पेसिफाइड कैटेगरी के लिए स्पेसिफाइड रेट दिया हुआ है, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की क्लासेस थी ना, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, आप क्या करते थे, वहां जो यूजफुल लाइफ हुआ करती थी उसके हिसाब से अकाउंटिंग में डेप्शन कर रहे हैं और अकाउंटिंग में आप वैसे डेप्शन करेंगे। लेकिन टैक्स कहता है नहीं भाई, यूजफुल लाइफ तुम अपने पास रखो, मैं जो रेट बताऊं, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन किस मेथड से कैलकुलेट होगी, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। नंबर 2, रेट्स भी क्या होंगे, स्पेसिफाइड होंगे, यानी जो रेट किसने बताए हैं, टैक्स लॉ ने, वही रेट्स क्या होंगे, इस्तेमाल होंगे। और नंबर 3, आमतौर पर जो आपकी टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो पॉलिसी कौन सी फॉलो करेगी, फुल ईयर पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, फिर इन्होंने टैक्स ईयर 2022 से एक चेंज इंप्लीमेंट किया, वो मैं आपको, लेकिन उससे पहले जितने भी एसेट्स पुराने आपके सामने आएंगे उनके लिए आप क्या फॉलो करेंगे, फुल ईयर पॉलिसी। मतलब फुल ईयर पॉलिसी में क्या पॉलिसी होती है हमारी, इन द ईयर ऑफ परचेज, पूरे साल की डेप्रिसिएशन, इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप। तो मतलब ये जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं, फिर इसकी एक्सेप्शन आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो मतलब टैक्स में नॉर्मल डेप्शन को कैलकुलेट करने का मेथड, रेट, स्पेसिफाइड, पॉलिसी, फुल। कोई मसला, नॉर्मल टैक्स डेप्शन इज अलाउबल ऑन WDV ऑफ एसेट, आवाज ही नहीं आ रही, एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर। वो WDV जो आपका बैलेंस BD है उस पे इस साल रेट लगा दे तो क्या मिल जाएगी, इस साल की डेप्शन। क्या करते हैं हम, RBM में हम रेट किस पे लगाते हैं, ओपनिंग WDV पे, ताकि उसको डेप्ट करके क्लोजिंग WDV में कन्वर्ट कर सके, और वही क्लोजिंग WDV क्या होगी, अगले साल की ओपनिंग WDV। ऐसा है या नहीं, फिर क्या बोल रहा हूं, नॉर्मल टैक्स डेप्शन इज अलाउबल ऑन WDV of assets at the beginning of tax year at the following rates, at the following rates, इन रेट्स को इस्तेमाल करके। अब कैटेगरी भी लिखी हुई है, बिल्डिंग क्या रेट है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, आवाज ही नहीं है बेटा, कंप्यूटर एंड अलाइड आइटम्स इंक्लूडिंग प्रिंटर, मॉनिटर, IT रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स, कितना, 15%।
motor vehicles and ships, aircraft and aero engines, ramp built to provide access to person with disabilities not exceeding 2.5 लाख रुपए each। यानी अगर आपने बिल्डिंग में लोगों के आने के लिए एक रैंप बनाया है जिससे माजूर अफराद आ सकते हैं। देखा आपने स्टेट जो नेशनल बैंक बना हुआ है, स्टेट बैंक बनाया, वहां पर माजूर के लिए क्या होता है, अलग से एक रास्ता बनाओ, इस तरह का स्लाइड नुमा रास्ता, उसकी को रैंप कह रहे हैं। ये किन लोगों के लिए बनाया गया है, माजूर अफराद, ताकि उससे वो उस रास्ते से वो आ जा सके। तो अगर आपकी बिल्डिंग में आपने रैंप कंस्ट्रक्ट किया है और हर सिंगल रैंप को जो आपने कंस्ट्रक्ट किया उसकी कॉस्ट अगर 2.5 लाख से एक्सीड, तो टैक्स में वो 2.5 लाख रुपए आपका पहले साल ही क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। 100% रेट है उसका। तो उस केस में कॉस्ट 2.5 लाख या उससे कम होनी चाहिए एक सिंगल रैंप। लेकिन अगर फर्स्ट करें रैंप की कॉस्ट जो है वो, एक रैंप को बनाने की कॉस्ट जो है वो 3 लाख रुपए, फिर क्या करें, उस रैंप को बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट माने, उसको कितने % से डेप्रिशिएट करें, 10%, सिंपल। लेकिन अगर रैंप को बनाने की जो कॉस्ट है वो 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती, तो फिर उसको आप 100% क्या कर सकते हैं, एक्सपेंस मान सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये रेट सर याद कैसे होंगे, पेपर में दिया होंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं, अब याद हो जाएंगे। 4 एसेट्स पर रेट 15% है, 2 पर 30% पर, 1 पर 10%, 1 पर 100%, याद हो गया। अब सब नीचे जाएंगे। वो घर वाले तो फौरन चले गए, जो घर पे बैठे हैं फौरन चले गए, किताब उनके सामने, या नहीं है तो फिर वो आगे पीछे जाएंगे। ठीक है जी। क्या कहा बेटा, 4 पर रेट 15% है, 2 पर 30% है, 1 पर 10 और 1 पे 100। किताब बंद करो। देखो हमारा दिमाग कितना अर्ली पढ़ सकता है अगर उसको हम सही से यूज कर सकते। वो 4 जिन पर रेट, उनकी शुरुआत होती है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 15%, प्लांट एंड मशीनरी जनरल 15%, व्हीकल एंड शिप्स 15%, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक। ये क्या होता है सर, अगर आप लॉ फॉर्म चला रहे हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो आपको IFRS भी रखने हैं, टैक्स के ऑर्डिनेंस भी रखने हैं, कानून की सारी किताबें रखनी है, तो वो भी आपका एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिलता रहेगा। तो अगर आपके लिए बतौर प्रोफेशन इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाने के लिए बुक्स रखना क्या है, लाजमी है, तो वो बुक्स आपके लिए एसेट्स है और उनकी कॉस्ट खरीदते ही एक्सपेंस नहीं बनेगी, बल्कि पर ईयर आप उनकी WDV का 15% टैक्स पॉइंट है उसे डेप्रिशिएट करते रहे। 4 आइटम हो गए, दोबारा दोहराए, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स और व्हीकल्स एंड शिप्स। इन 4 आइटम का रेट 15%। फिर आ जाए कहां पर, IT रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रिंटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स। ठीक है, ये सारा क्या कहलाएगा, IT। ये प्रोजेक्टर, सारी चीजें इसमें आ गई। ये क्या कहलाएगा आपका, IT रिलेटेड प्लांट एंड मशीन। इसका रेट कितना है, 30%। अच्छा, उसके बाद एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन, इसका भी रेट कितना है, 30%। अब बता क्या, बिल्डिंग, चाहे वो फैक्ट्री बिल्डिंग हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो ऑफिस बिल्डिंग हो, क्या रेट है उसका, 10%। और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है, रैम बिल्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, कॉस्ट डज नॉट एक्सीड ₹250,000। क्या रेट है, ईच 100%। लिस्ट याद हो गया, लिस्ट याद हो गया, ये घबराना नहीं है ना यार, बोले लिस्ट याद हो गया। देखो अमान बोलेगा लिस्ट याद हो गया, अरे चलो कोई मसला नहीं, दोबारा रिपीट करते हैं। 4 आइटम पे रेट, 2 आइटम पर, 1 पर और 1 पर 100। पहले 4, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स, व्हीकल्स एंड शिप्स। 4 आइटम हो गए, बस ये 4 निपटा देना, बाकी खुद ब खुद याद आना शुरू हो जाएंगे। फिर IT रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी 30%,
एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन 30%, बिल्डिंग 10%, रैम बिल्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कॉस्ट डज नॉट एक्सीड ₹250,000 ईच 100%। किसी का बोल दो, दोबारा बोलते हैं, 4 आइटम पर 15%, 2 आइटम पर 3%, 1 पर और 1 पर 100%, 4 आइटम। फर्नीचर फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स, व्हीकल एंड शिप्स 30% इन सब, सॉरी 15% इन सब। अच्छा, उसके बाद आईटी रिलेटेड, वो है ना बहाव में बह जाता है ना मसला, आईटी रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी, दैट इज कंप्यूटर एंड अलाइड आइटम इंक्लूडिंग प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह वगैरह। लेकिन बोल रहा हूँ, देखो देखो ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट करो ना, आप जहां जहां आईटी रिलेटेड मशीनरी आ जाएगी आप उसको कंसीडर करोगे। ठीक है जी, आपका नेटवर्किंग सिस्टम लगा हुआ है, आईटी रिलेटेड प्लांट मशीनरी, ये कैमरास वगैरह लगे हुए, आईटी रिलेटेड प्लांट एंड मशीन। तो आपको फिर इसको एनालाइज करना है, स्मार्टफोन आईटी रिलेटेड प्लांट मशीन, इस्तेमाल हो रहा है स्मार्टफोन बिजनेस पर्पस के, सही है ना। अच्छा, अब उसके बाद क्या था, एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन, पीआईए के जहाज कितने परसेंट डेप्यूट होंगे, 30%। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग, पीआईए का एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की इमारत कितने परसेंट से डेप्यूट होगी, 10%। ठीक है, उसके बाद वो जो एयरपोर्ट पे रैम बने हुए हैं लोगों को ले जाने के लिए, आने के लिए, उनकी कॉस्ट अगर 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती तो फिर वो रैम जिस टेक्सचर में बिल्ड हुए हैं उसी टेक्सचर में 100% टैक्स के लिहाज से क्या बन जाएंगे, एक्सपेंस बन जाएंगे। रैंडमली सुन लो किसी से। जी अहमद, अहमद में एज इट इज पूरी लिस्ट, ये बात जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। आईटी रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी 30%, फिर 2-15 वाले फिर से जबरदस्त, कमाल कर दिया। शिप्स, अब दोबारा 30 वाला, एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन, और फिर आखिर में रैम। उसने तो बोला मैं वही सुनाऊंगा जो किताब में लिखा। ठीक है, तो उम्मीद की जाए मतलब आप सबको भी याद होगा, वैसे तो उसूल तौर पर सुनना चाहिए। यूसुफ जी, यूसुफ यूसुफ यूसुफ, जैसा आपका दिल, 4, 2, 1, 1, जबरदस्त। जनरल, टेक्निकल है, यानी कि ये किताब आपके लिए तो 6 महीने में एक्सपायर हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए काम की आगे। मेरे पास ये किताब कब से, टैक्स ईयर 2008 से ऑनवर्ड्स, आज के चल रहे हैं टैक्स ईयर 2022 से। हाँ, 8 वाली किताब पहली किताब पब्लिश हुई थी भाई, जो मैंने पढ़ी थी। हाँ, एक भी याद नहीं आ रहा, बहुत आसान है। समंदर में और रोड पर क्या चल रहा है, जहाज है ना, समंदर में जहाज चलता है ना, लेकिन वो पानी का जहाज होता है। सबसे पहले हम कहाँ रहते हैं, बिल्डिंग, पीछे जमीन। हम कहाँ रहते हैं, बिल्डिंग। बिल्डिंग में हमारे पास क्या सामान होता है, फर्नीचर फिटिंग्स होता है। फिर एसी वगैरह, पंखे वगैरह, मशीनरी के इर्द गिर्द हम रहते हैं। उसके बाद फिर कंप्यूटर भी हम घर पे बैठ के इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद
किताबें भी हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं, फिर घर से बाहर जाना हो तो गाड़ी में जाते हैं, समंदर पार जाना हो तो शिप में जाते हैं, समुद्र से डर लगता हो तो हवा में उड़ के जाते हैं। ठीक है, और उड़ने के दौरान कुछ हादसा हो जाए तो क्या होगा? चले महाराज, ठीक है जी, चले। सही है बेटा, चल। तो घर से कहानी शुरू करें हादसे तक। ओके, 50% ऑफ द अबव रेट्स शैल बी यूज फॉर, ये इजाफी बात है, यानी वो जो रेट्स है जो मैं कह रहा हूं आपको समझिएगा, ये जो ऊपर बताए गए रेट्स है ये आधे इस्तेमाल होंगे, यहां तक आधे इस्तेमाल होंगे। हाफ, हाफ मतलब 50%, मतलब 10 के बजाय 5, 15 के बजाय 7.5, 7.5, 15, 7.5, 7.5, 15, ठीक है जी। कब इस्तेमाल होंगे? 50% of the above rates shall be used for normal deduction on the asset acquired during a tax year on full year basis, where the asset is commissioned for use on or after 1st July 2020 on the cost of the asset as reduced by initial allowance। अच्छा, करना क्या होता है, मैं आपको इस बात को समझाता हूँ। यानी अगर आपने एसेट खरीदा है 1 जुलाई 2020 या उसके बाद का, मैं जो बोल रहा हूँ उसको जरा सुनिएगा, मैं गुफ्तगू क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि हम क्यों पढ़ रहे हैं इस बात को। 1 जुलाई 2020 से कौन सा टैक्स ईयर शुरू होता है? टैक्स ईयर 2021, और उसके बाद टैक्स ईयर 2022। यानी वो एसेट्स जो टैक्स ईयर 2021 या उसके बाद खरीदे गए हैं, उन वो साल के दरमियान के किसी भी हिस्से में खरीदे गए होंगे, तो उनके लिए टैक्स रेट पूरा नहीं बल्कि आधा है, और वो आधा रेट अप्लाई होगा फुल ईयर बेसिस पे। मतलब वो रेट लगा, आधा रेट आधा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर मजीद टाइम अपॉर्चुनमेंट नहीं करेंगे। मतलब आपने फर्ज करें टैक्स ईयर 2022 में एक प्लांट खरीदा, उस प्लांट की कॉस्ट, मैं सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ, उस प्लांट की कॉस्ट है 1 मिलियन। क्या है? उस प्लांट की कॉस्ट क्या है? 1 मिलियन। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, उस प्लांट पर हम कैलकुलेट करेंगे इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस मतलब एबनॉर्मल डेप्रिसिएशन, वो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन मैं आपको पहले वर्बली बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर। चलिए एक एग्जाम्पल अपने पास लिख लेते, ठीक है जी। डेप्रिशिएबल एसेट परचेज्ड दो एग्जाम्पल बना लेते हैं। डेप्रिशिएबल एसेट परचेज्ड बिफोर 1 जुलाई 2020। अगर ये एसेट हमने 1 जुलाई 2020 या उससे पहले खरीदा तो हम उसको किस तरह डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। मैं वो सिस्टम बता चुका हूं आपको कि उससे पहले रेट को आधा करने का कॉन्सेप्ट नहीं था, जो मैंने पहली एग्जांपल आपको दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉस्ट लिखी मैंने, कॉस्ट ऑफ प्लांट क्या लिखा मैंने? 1 मिलियन। ठीक है, यहां लिख दिया मैंने रुपीज। अच्छा, यहां लिख दिया मैंने टैक्स डेप्रिसिएशन, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि आपको वर्किंग करना भी आ जाए इसकी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेस करते हैं एसेट की कॉस्ट में उस साल जिस साल वो एसेट खरीदा गया इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस क्या है? उस एसेट की एबनॉर्मल
इनिशियल अलाउंस सिर्फ आपको वन टाइम मिलेगा। आवाज नहीं आ रही। इनिशियल अलाउंस आपको सिर्फ अभी पढ़ाया नहीं मैंने, इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा, फिर पढ़ा भी दूँ। इनिशियल अलाउंस सिर्फ वन टाइम मिलेगा अगर वो एसेट इनिशियल अलाउंस के लिए क्या हुआ, एलिजिबल हुआ तो। अगर एलिजिबल नहीं हुआ तो डायरेक्ट क्या लगाएंगे आप, नॉर्मल डेप्रिसिएशन। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी आमतौर पर इनिशियल अलाउंस के लिए क्या है, एलिजिबल है, तो मैं लेस करवा रहा हूँ इसमें से क्या, इनिशियल अलाउंस। ठीक है, एट 25%। क्या आंसर आया भाई, 2.5 लाख। क्या कर दिया आपने, इसमें से माइनस कर दिया। और इसको आपने किसका पार्ट मान लिया, इस साल की टैक्स, यानी इसको तो एक तरह से एंट्री बन नहीं रही, लेकिन कैसे एंट्री सोचें, एसेट अकाउंट, क्रेडिट, टैक्स डेबिशन, डेबिट। हम इसकी कोई एंट्री नहीं बना रहे, क्योंकि ये जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टैक्स पर्पस के लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग के लिए नहीं कर रहे। लेकिन अगर सोचे एंट्री बनाए तो एंट्री क्या बनी, टैक्स एक्सपेंस डेबिट या टैक्स डेबिशन डेबिट, एसेट क्रेडिट। ठीक है जी। तो WDV मिल गई आपको आफ्टर व्हाट, इनिशियल अलाउंस। ठीक है जी। WDV क्या मिल गई आपको, इनिशियल अलाउंस। कितनी, 7,50,000। इस 7,50,000 पे आपने क्या कर दिया, लेस कर दी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। वो नॉर्मल डेप्शन किस रेट से निकाली आपने, फुल रेट्स। क्यों, क्योंकि ये एसेट 1 जुलाई 2020 से पहले का। कितनी कितनी 7.5 लाख का 15%, 75,000 बनेगा 10%, उसका आधा निकालने 37,575 प्लस 37,500, 1 लाख, 1,12,500। ये 1,12,500 इसमें से क्या हो गए, WDV में से कम हो गए, और ये किसका पार्ट बन गए, टैक्स डेबिशन। इसका मतलब क्या हुआ, वो साल जिस साल आपने इस एसेट को खरीदा, और वो कब खरीदा, 1 जुलाई 2020 से पहले। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ईयर 2020 में, 2019 में, 18 में, 17 में, सो। ठीक। तो उस साल में जिस साल आपने खरीदा, और वो साल टैक्स ईयर 2020 है या 19 है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, तो आपने उस पहले साल में जिस साल ये एसेट परचेज किया होगा, कितनी डेप्शन चार्ज की थी, आवाज नहीं है, 3 लाख, 3 लाख। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, सर हम तो जो टैक्सेशन कर रहे होंगे टैक्स ईयर 2022 की कर रहे होंगे, आवाज नहीं आ रही, तो फिर हमें क्या जरूरत है पहले वाली बात करने की। तो भाई इसके दो जवाब आते हैं। जवाब नंबर 1 कि टैक्स ईयर 2022 में वो एसेट कंटिन्यू करता हुआ आ तो रहा होगा ना, जो 2020 से पहले का है। तो हो सकता है एग्जामिनर उस एसेट को डिस्पोज ऑफ कब करवाए, टैक्स ईयर 2022 में, और उसको उसकी टैक्स WDV ना बताए, तो आपको बैक डेट पे जाकर उसकी WDV वहां से कैलकुलेट करते हुए आना पड़ेगी ना, कि आज की डेट पर टैक्स ईयर 2022 में इस एसेट की WDV क्या बने। समझ पा रहे हैं। तो क्योंकि आपको डिस्पोजल कैलकुलेट करना होगा, लिहाजा आपको इस बात की तमीज होनी चाहिए कि ये एसेट कौन सा वाला है, 1 जुलाई 2020 से पहले वाला है या उस ऑन और आफ्टर वाला है, ताकि आप उसकी करेक्ट WDV कैलकुलेट करके करेक्ट सेल प्रोसीड से मैच करके उसका सही गेन या लॉस निकाल सके। इसलिए आपको पिछले ये डेट आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगी। समझ पा रहे हैं इस बात को यानी। तो अगर, अच्छा ये मैंने पहला साल बता दिया, तो अगले ईयर 2 की फिर इसकी डेप्शन क्या होगी भाई, ये WDV क्या होगी आपके पास। फर्स्ट करें ये WDV है, मान लें WDV है 30 जून
2020 कितनी? 6,37,500। ठीक है, फिर आप इसमें से नॉर्मल टैक्स डेप्शन लेस करवाएंगे। कितने परसेंट? 15%। बताइए, 6,37,500 का 15% निकालेंगे, 95,625। इसका मतलब क्या हुआ? मैं, आप मुझे जवाब नहीं दे रहे बेटा। 95, अरे यार मेरी बात का जवाब नहीं। 95,625। अब कौन से टैक्स ईयर की टैक्स डेप्शन हुई? 20। तो अगर मैं इसको टैक्स ईयर 2020 मान रहा हूं, तो टोटल इतनी डेप्शन मैंने चार्ज की टैक्स ईयर 2020 में, और इतनी चार्ज की टैक्स ईयर 2021। अगर ये 22 में कंटिन्यू होगा तो मैं इसको मजीद डब्ल्यूडी पे रेट लगाता रहूंगा, और अगर ये कंटिन्यू नहीं हुआ तो 22 की मैं कोई डेप्शन चार्ज नहीं करूँ इस एसेट। ओके, फुल ईयर पॉलिसी चल रही है। इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्शन, फुल रेट डेप्शन, और इन द ईयर डिस्पोजल नो डेप्शन। तो ये तमीज करनी चाहिए कि जो एसेट टैक्स ईयर 2022 में डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो बिफोर 1 जुलाई 2020 परचेज हुआ था, या 1 जुलाई पर, या उसके बाद परचेज हुआ था। तो अगर मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लूं, सही है बेटा, बात समझ में आती है? अब मैं इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर लूं किसके लिए? ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020। कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट 1 million लेस what? Initial allowance, same as it is. कितना? 25%। कितना बनेगा? 2.5 लाख रुपए। ₹2.5 लाख क्या बन गया? आपकी टैक्स डिडक्शन का क्या बन गया? पार्ट बन गया। अच्छा, उसके बाद क्या बैलेंस क्या बचा आपके पास? 7.5 लाख। अब चूंकि ये एसेट आपने परचेज किया है 1 जुलाई या उसके 1 जुलाई 2020 या उसके बाद से, तो आप इस पर क्या करेंगे भाई? लेस करवाएंगे। नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट हाफ रेट। कितना? 7.5 लाख का 7.5% बनेगा 56,250। और ये भी टैक्स डेप्शन में चार्ज होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अगर एसेट का पहला साल है, तवज्जो दरकार है, अगर एसेट का पहला साल है तो पहले साल उसकी टैक्स डेप्शन के अंदर 2 किस्म की डेप्शन हो सकती है, एक नॉर्मल, दूसरा इनिशियल अलाउंस। ठीक है जी। तो टोटल सम कितना आता है बताइएगा? 3,06,000, 3,06,250। अच्छा, WDV क्या बचती है? फर्ज करें WDV है एज ऑन 30th जून 2021। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड ईयर से रेट क्या होगा? फुली अप्लाई हो जाएगा। ये जो रेट हाफ करने वाली बात है सिर्फ ये पहले साल के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर की। यहां से अब रेट फुल अप्लाई हो, नॉर्मल इन। इसका मतलब क्या हुआ? कंक्लूड कर दूं बात को, जरा सुन लें।
यानी ईयर ऑफ परचेज में मैंने नॉर्मल डेप्शन के लिए रेट आधा इस्तेमाल करना है। ईयर ऑफ परचेज में मैंने नॉर्मल डेप्शन के लिए रेट आधा इस्तेमाल करना है। ईयर ऑफ परचेज में मैंने नॉर्मल डेप्शन के लिए रेट आधा इस्तेमाल करना है अगर एसेट ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2020 परचेज किया गया, और अगर बिफोर है तो ईयर ऑफ परचेज में भी रेट क्या करना है, पूरा इस्तेमाल करना। ठीक है जी। तो ये जो आधा रेट करने वाली बात है ईयर ऑफ परचेज के लिए अब तक हमने पढ़ी। तो नॉर्मल डेप्शन रेट 15%, कितना आएगा बेटा बताइए? 1,04,000 0.5 कुछ हो, 1,04,062 आपकी टैक्स ईयर 2022 की क्या बन जाएगी, डेप्रिसिएशन। और यहाँ आ जाएगी इसकी डब्ल्यू। ये मैंने आपको दोनों एग्जांपल्स दे दी। अगर लिख चुके तो मैं आगे बढ़ूं। मैं फिर पढ़ रहा हूँ। %50 of the above rate shall be used for normal deduction on the asset acquired during a tax year on full year basis, where the asset is commissioned for use on or after 1 July 2020 on the cost of asset as reduced by initial loss। मतलब लॉ ये कह रहा है पहले एक एसेट की कॉस्ट रखे, फिर क्या सोचें क्या इसमें से मैं इनिशियल लॉस लेस कर सकता हूं। अगर जवाब हाँ है तो लेस कर दें, जवाब ना है तो कुछ भी ना करें। फिर आ जाएं किस पर, नॉर्मल डेप्शन पर। फिर सोचिए ये एसेट 1 जुलाई 2020 या उसके बाद खरीदा है तो रेट अप्लाई करें 50% आधा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? While no deduction shall be calculated in the year of disposal, डिस्पोजल वाले साल में कोई डेप्शन चार्ज ना करें। ठीक है, ये स्टेटमेंट का 50% वाली स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट है। यानी कौन सी वाली पॉलिसी, फुल ईयर पॉलिसी। इन द ईयर ऑफ परचेज फुल ईयर डेप्रिसिएशन, तो वो 50% रेट से भी क्या बोल रहा है कि रेट आता है लेकिन डेप्शन पूरी चार्ज हो रही। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आपने 7.5% रेट लगाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 किया नहीं, यानी आपने उस 7.5% को उस साल का पूरा रेट माना। तो जो आपने चार्ज की है 50% रेट से डेप्शन है वो पूरे साल की। इन द ईयर ऑफ परचेज, ये देखो समझना, ये लॉ के अंदर चेंजिंग आई है टैक्स ईयर 2021। लेकिन अब जाहिर सी बात है एक एसेट जो मैंने टैक्स ईयर 2020 में खरीदा, टैक्स ईयर 2019 में खरीदा, वो तो उस लॉ के हिसाब से डेप्शन होता हुआ आ रहा है। उनके पहले साल तो उन टैक्स ईयर में फॉल कर गए थे, तो उन पे तो हमने पहले साल में पूरे 15% रेट से क्या की थी। तो ये जो आखिरी वाला पॉइंट है मेनली उन एसेट्स के लिए है जिनके लिए टैक्स ईयर 2022 क्या हो सकता है, ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो उन एसेट्स पर ईयर ऑफ डिस्पोजल के अंदर कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगी। उसके बाद however where a depreciable asset used for the first time in the, यानी अगर ये एडिशन, देखिए मैंने बोला ये जो बात है ना, ये लॉ में अमेंडमेंट है। 50% वाली बात अप्लाई होगी टैक्स ईयर 2021 से, लेकिन नो डिस्पोजल इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल नो डेप्शन ये वाली बात अप्लाई होगी सब पर। लेकिन अब ये बात जो आ रही है हाउएवर वाली, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसेट्स पे अप्लाई होगी जो टैक्स ईयर 2021 या उसके बाद से आ रहे। तो हाउएवर वेयर अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन tax year 21 or onwards, then normal deduction equal to
50% ऑफ द अबव रेट शैल बी अलाउड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ये बात सिर्फ उन्हीं एसेट के लिए बोली जा रही है तो टैक्स ईयर 2021 और 22 में क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं, और सब्सिक्वेंटली क्या हो गए, डिस्पोजल हो गए। यानी टैक्स ईयर 2021 में आपने एक एसेट परचेज किया, कितनी डिडक्शन क्लेम की, 50%, और टैक्स ईयर 2022 में क्या कर दिया आपने, डिस्पोज ऑफ कर दिया 50%। लेकिन अगर एक एसेट आपने टैक्स ईयर 2019 का परचेज किया हुआ है तो आपने फुल डेप्शन, 19 में भी फुल डेप्शन, 20 में भी फुल डेप्शन, 21 में भी फुल डेप्शन, लेकिन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल 22 में नो डेप्रिसिएशन। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की तो मतलब जिसमें एग्जांपल्स आते रहेंगे इसमें चीजें आपके सामने कवर होती रहेगी। अच्छा, अब इनिशियल अलाउंस हमने कैलकुलेट तो कर लिया, लेकिन अब तक हमें नहीं पता कौन से वाले कैटेगरी पे कैलकुलेट करना है। और अच्छा, जिस तरह हम एक चीज देख चुके हैं माजी में कि क्या कैपिटल एसेट नहीं है, लिस्ट बनी हुई थी, लिस्ट क्या कैपिटल एसेट नहीं है। अब उसने बोला इन्वेंट्री तुम भी कैपिटल एसेट नहीं हो, डेप्रिशिएबल एसेट तुम भी नहीं हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट, मतलब क्या क्या कैपिटल एसेट नहीं। इस तरह एक लिस्ट हमारे सामने आ रही है, वो लिस्ट भी हमें ये बता रही है कि क्या वो कौन से कैटेगरी ऑफ एसेट्स हैं जिन पर इनिशियल अलाउंस आप क्लेम नहीं कर सकते, तो उनको छोड़कर बाकी पर कर सकते। तो लिखा हुआ क्या है, इनिशियल अलाउंस is allowable at 25% of the cost of asset if the asset is used for business purpose in the tax year in which the asset is placed into service in Pakistan or in which commercial production is commenced, whichever is later। मतलब अगर आपने एसेट पहले खरीद लिया है जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह क्या है, पेंडिंग है। मिसाल के तौर पे आपने एसेट परचेज किया है टैक्स ईयर 1 में, लेकिन वो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ है। टैक्स ईयर 2 में वो इंस्टॉल होने के बाद क्या कर रहा है, कमर्शियल प्रोडक्शन। तो लेटर वाली बात कहां पर हुई, टैक्स ईयर 2 में। तो उसकी टैक्स डेप्शन कहां से क्लेम करना शुरू करेंगे, उसका इनिशियल अलाउंस कहां क्लेम होगा, टैक्स ईयर 2 से। इसका मतलब एसेट का अवेलेबल फॉर यूज होना जरूरी है। अच्छा, अगर कोई गाड़ी वगैरह है, कार है, तो वो तो क्या है, खरीदते ही प्लेस इनटू सर्विस है, मतलब उसकी कोई इंस्टॉलेशन वगैरह पेंडिंग नहीं पड़ी हुई। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल होगा फिर प्रोडक्शन देना शुरू करेगा। तो लॉ ये कह रहा है कि अगर एसेट खरीदने के बाद टाइम ले अपने यूज होने में, यानी उसकी इंस्टॉलेशन वगैरह क्या हो पेंडिंग है, तो फिर उस टैक्स ईयर से आप डेप्रिशिएट करें जहां उसकी कमर्शियल प्रोडक्शन क्या हो, शुरू हो। ठीक है, अदर देन आप तमाम एसेट्स पर क्या कहा, आप तमाम एसेट्स पर इनिशियल अलाउंस क्लेम करें, खबरदार बिल्डिंग पर ना करें। यानी इसका मतलब क्या है, बिल्डिंग पर आप क्या करेंगे, 10% नॉर्मल डेप्शन चार्ज करेंगे पहले साल कॉस्ट पर, और अगर वो बिल्डिंग आपने परचेज किए 1 जुलाई 2020 या उसके बाद तो पहले साल 5%, अगले साल से 10%। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर, क्या इसका मतलब, पहले एक बात, इसको तो बाद में समझाते हैं, पहले एक बात, इसका मतलब क्या, ये लाइन पढ़कर इतना पता लगा, इतना पता लगा, प्लांट एंड सॉरी व्हीकल्स के अंदर कुछ व्हीकल ऐसे हो सकते हैं जिन पर हम इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते, और कुछ व्हीकल ऐसे होते हैं जिन पर हम क्लेम कर सकते हैं। तो लॉ ने व्हीकल्स को इनिशियल अलाउंस के रेफरेंस से 2 हिस्सों में तोड़ दिया, अप्लाइंग फॉर हायर एंड नॉट अप्लाइंग फॉर। दोबारा दोहराएं, आसान कर ले, आपका बिजनेस व्हीकल इस्तेमाल कर रहा है, वो व्हीकल इस्तेमाल हो रहा है फॉर सर्विसेज बिजनेस को, मतलब एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप के लिए भी व्हीकल इस्तेमाल हो रहा है। वो व्हीकल जो आपने मैनेजर साहब को दिया हुआ है, और पार्टली फॉर ऑफिस यूज एंड पार्टली फॉर, वो आपके लिए बिजनेस का एसेट है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो व्हीकल चलने से डायरेक्टली कोई इनकम जनरेट हो रही है, नहीं, इनडायरेक्टली जनरेट हो रही है।
डायरेक्टली कोई इनकम जनरेट नहीं होती। लेकिन सोचें आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती, आपका रेंट है कार का बिजनेस होता, तो क्या होता? तो वो व्हीकल आपको डायरेक्टली इनकम कमा के देता। आपकी डायवो बस चल रही होती, जवाब देना भाई। आपका क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस चल रहा होता, लॉजिस्टिक्स का बिजनेस होता, तो वो एसेट आपको डायरेक्टली इनकम कमा के देता कि नहीं देता? बस इस तरह समझ लें। तो वो व्हीकल जो डायरेक्टली इनकम कमा के दे रहा है वो एलिजिबल है इनिशियल अलाउंस में, और वो ऐसे वो व्हीकल जो डायरेक्टली इनकम कमाकर नहीं दे रहा वो एलिजिबल नहीं है किसके लिए? इनिशियल अलाउंस। तो अप्लाइंग फॉर हायर का मतलब क्या हुआ? जो रेंट के लिए अवेलेबल। नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, तो क्या हर बिजनेस रेंट ए कार का ही बिजनेस है? क्या हर बिजनेस ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है? तो इसका मतलब क्या हुआ? आम तौर पर अगर कोई बिजनेस दिया हुआ हो और उसके व्हीकल्स दिए गए हों, तो हम उन व्हीकल्स को अप्लाइंग फॉर हायर अज्यूम करेंगे या नॉट अप्लाइंग फॉर हायर अज्यूम करेंगे? यार आपका जवाब नहीं मिल रहा, मैं अजम्पशन बना रहा हूं पेपर की सही बात। एक बिजनेस है, उसके पास व्हीकल्स हैं, तो उन व्हीकल्स को हम नॉर्मली क्या अज्यूम करें? नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, क्योंकि हर बिजनेस ट्रांसपोर्ट बिजनेस नहीं है ना भाई, जब तक के स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। तो कंक्लूजन, अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर नहीं है तो आप उस पर डायरेक्ट नॉर्मल डेप्शन क्लेम करेंगे, इनिशियल अलाउंस क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर व्हीकल अप्लाइंग फॉर हायर है तो पहले इनिशियल अलाउंस, फिर नॉर्मल टैक्स डेप्शन। फिर नॉर्मल टैक्स डेप्शन कैलकुलेट करते वक्त इस बात का ख्याल कि 1 जुलाई 2020 या उसके बाद या उससे पहले हाफ रेट लगाना है या फुल रेट, याद रहेगा। फर्नीचर एंड क्लियर कर दिया। इसका मतलब क्या है? बिल्डिंग पे स्ट्रेट नो, फर्नीचर फिटिंग पे स्ट्रेट नो, आवाज ही नहीं आ रही बेटा। लेकिन व्हीकल्स पर गुंजाइश है। कब? व्हीकल्स पर इनिशियल अलाउंस क्लेम करने की गुंजाइश है। कब? अगर वो अप्लाइंग फॉर हायर हो, ठीक है ना। लेकिन अगर वो नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, आमतौर पे आपने क्वेश्चन में व्हीकल को क्या अज्यूम करना है? जब तक के क्लियरली मेंशन ना हो या बिजनेस की टाइप ना बताई गई, ठीक है जी। उसके बाद एनी प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली, यानी अगर आप पाकिस्तान से किसी का सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं पाकिस्तान से, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लॉजिक दे रहा हूं, तो लॉजिक काफी हद तक फिट हो जाएगी। तो जिसने पहली बार इसको खरीदा था वही उस पर फर्स्ट टाइम इनिशियल अलाउंस क्लेम कर चुका। आप तो पाकिस्तान में यूज हुआ हुआ क्या कर रहे हैं? सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हैं, तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप क्या क्लेम करें इनिशियल अलाउंस। ये मैं लॉजिक लगा रहा हूं, लेकिन बस आपको ध्यान में ये रखना है कि सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी आपने अगर कहां से खरीदा है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से खरीदा है, लेकिन वो प्रीवियसली पाकिस्तान में यूज हुआ है, किसी ने इसको इस्तेमाल किया था, तो उस पर इनिशियल अलाउंस आप क्लेम नहीं कर सकते। फर्ज करें आप एक जनरेटर मंगवा रहे हैं जो अमेरिका में पड़ा हुआ है, 10 साल से बेचारा पड़ा हुआ है, चल ही रहा, सही है। तो 10 साल से वहां पड़ा हुआ है, वहां लोड शेडिंग नहीं हो रही, आपने वहां से इम्पोर्ट करवा लिया। कहां पर? पाकिस्तान में। है वो सेकंड हैंड, क्या प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान? सेकंड हैंड होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान होना इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब वो जनरेटर जो बाहर से मंगवाया है सेकंड हैंड, क्या आप उस पर इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे? यस करेंगे। आपने बाहर से यूज लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, ब्रांडेड जो कंप्यूटर हमारी मार्केट में जो बिक रहे हैं मेजोरिटी लैपटॉप, ये लैपटॉप या कोई और लैपटॉप जो डब्बा पैक नहीं है खरीद रहे हैं आप, मार्केट में ब्रांडेड लैपटॉप जो आ रहे हैं वो बाहर से आ रहे हैं, रिफर्बिश होकर आ रहे हैं, जो भी आप उसको कहें। तो वो जो आप खरीद रहे हैं तो वो ऑब्वियसली बाहर से क्या हुए? इंपोर्ट हुए। तो अगर वो प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान नहीं है तो उन आईटी रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी पर भी आप इनिशियल अलाउंस क्लेम कर सकते हैं। तो सेकंड हैंड चीज पे आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? ये, लेकिन ये वाली बात सिर्फ और सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी पर। तो एनी प्लांट एंड मशीनरी दैट हैज बीन यूज्ड प्रीवियसली इन पाकिस्तान, ठीक है जी।
ये नोट भी पढ़ लीजिएगा। और आखिरी पॉइंट है एसेट, आवाज नहीं आ रही यार, एसेट। इसके दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ऊपर गुजर चुकी है, दूसरी एग्जाम्पल हम जो ऑलरेडी I16 में पढ़ चुके हैं। पहली एग्जाम्पल, जिस एसेट की कॉस्ट को आप पहले ही साल में 100% एक्सपेंस मान रहे हैं, तो उस पर आपको इनिशियल अलाउंस की जरूरत क्या है। पहली एग्जाम्पल रैंप वाली ऊपर गुजर गए, ठीक है। तो अगर रैंप आपने बिल्ड किया है, आवाज नहीं आ रही, सुनना, जिसकी कॉस्ट 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती ईच, तो आप क्या करेंगे, उसकी 100% कॉस्ट को एक्सपेंस मान लीजिए, दैट्स ऑल। अब आपको उस पर इंश्योरेंस की जरूरत नहीं रही। लेकिन अगर आप रैम की कॉस्ट 2.5 लाख से, तो फिर वो रैम की कॉस्ट किसका पार्ट बन जाएगी, बिल्डिंग का, और बिल्डिंग पे इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो सकता। तो मतलब रैम पर दोनों सूरतों में नहीं हो सकता। रैम या तो 100% एफिशिएंट होगा, या बिल्डिंग की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्डिंग पर इंश्योरेंस क्लेम करना अलाउ नहीं है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एसेट्स की कैटेगरी में फॉल कर जाती हैं, उनका इकोनॉमिक बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, लेकिन उनको हम खरीदते क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस। कैलकुलेटर, वो आपका क्या कहते हैं, लोहे वाला स्केल, स्टील वाला स्केल, ठीक है जी। तो ये आप पता नहीं बचपन से कब से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो यूजफुल लाइफ तो इनकी बहुत ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट क्या है, इनसिग्निफिकेंट, लिहाजा इमटेरियल कॉस्ट है। आप क्या करते हैं, उनको खरीदते ही एक्सपेंस मान लेते हैं। स्टेपलर हो गया, परफोरेटर हो गया, तो ये चीजें आपने खरीदते क्या मान ली है, एक्सपेंस मान ली है, तो फिर जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है, ठीक। अच्छा, अब जरा तवज्जो दरकार है, ये नोट पढ़ लें। नोट क्या है, इट इज अ ओपिनियन दैट मशीनरी इंक्लूड्स कंप्यूटर, मतलब उधर प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ जनरल या आईटी प्लांट मशीनरी। मतलब प्लांट एंड मशीनरी चाहे जनरल वाला हो या आईटी रिलेटेड वाला हो, अगर वो प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान है और आपने परचेज किया, तो आप उस पर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान नहीं है, बाहर से इंपोर्ट किया, तो क्लेम करेंगे भाई। It is an opinion that machinery includes computers and related machinery and equipments. Therefore, purchase of a computer previously used in Pakistan is not, वो कंप्यूटर जो आपने कहां से खरीदा, पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान में पहले ही, तो आप उस पर नहीं कर सकते। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसके अंदर मशीनरी एलिमेंट भी हो और व्हीकल एलिमेंट भी हो। कचरा उठाने वाली गाड़ी, ठीक है जी, क्रेन, तो इसका मतलब क्या है, बाजायर तो उसमें पहिए लगे हुए हैं, लेकिन वो पहिए उसकी सिर्फ मूवमेंट के लिए, वो व्हीकल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। वो कभी भी आप उसमें लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे या सामान वगैरह नहीं भिजवाएंगे, उसका असल मकसद जो यूज है वो मशीनरी का यूज है। तो लिहाजा ऐसी मशीन जिसपे पहिए लगे हों, उसको एक जगह से उस जगह मूव करने के लिए, तो उसको आप व्हीकल नहीं मानेंगे, उसको आप मशीनरी मानेंगे, और उस पर आप इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे। लिखा हुआ क्या है, फोक लिफ्टिंग व्हीकल इज कंसिडर्ड एज मशीनरी, देयरफॉर एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस। वो व्हीकल जिसमें बाहर पहिए लगे, लेकिन वो चीजों को, सामान को, जैसे आप देखते हैं कि वो अक्सर वेयर हाउसेस में बॉक्सेस उठाने के लिए फोक लिफ्टिंग व्हीकल होता है, पर वो उसको उठा के एक जगह से जगह मूव करते हैं, वो मूवमेंट की आसानी के लिए। लेकिन असल चीज क्या है उसका, सामान को एक जगह से जगह मूव करना विद इन द वेयर हाउस। कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते आप उस व्हीकल के थ्रू लॉन्ग रूट पर, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से, लेकिन वो विद इन द प्रेमिसेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो असल में उसका यूज जो है मशीनरी की तरह ज्यादा है, तो लिहाजा उसको आप मशीनरी वाली कैटेगरी में रखेंगे और इनिशियल अलाउंस क्लेम करेंगे, लेकिन ख्याल रखेंगे प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान ना हो, ठीक है। अब हमें मिल गई नेगेटिव लिस्ट। अब हम पढ़ते हैं दोबारा वो वाली लिस्ट जिसमें हमने रेट पढ़े थे। बिल्डिंग 10% नॉर्मल, नॉट, अब जुमला बुलाएंगे, नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। फिर फर्नीचर एंड फिटिंग्स 15%, नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। प्लांट एंड मशीनरी जनरल एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस इफ नॉट प्रीवियसली यूज इन पाकिस्तान, याद रहेगा। IT रिलेटेड प्लांट एंड मशीनरी 30%,
also eligible for initial allowance if not previously used in Pakistan. ये हो गया. उसके बाद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल बुक्स एलिजिबल फॉर इनिशियल allowance. फिर vehicles and ships, vehicles not applying for hire, मतलब vehicles and ships are eligible for initial allowance except vehicles not applying for hire. रेट कितना नॉर्मल 15%. उसके बाद एयरक्राफ्ट एंड एरो इंजन कहीं लिस्ट में नहीं है, एलिजिबल फॉर इनिशियल allowance. फिर रैम्प built for person with disabilities, cost does not exceed rupees 250,000 each, 100% not eligible for initial allowance. ये आप तय कर लें कि ये हम किस तरह इसको कंसीडर कर लें. और ये लिस्ट लिखी भी है यहाँ पर, क्या पॉजिटिव लिस्ट क्या बनी, वो पूरी नहीं लिखी हुई लेकिन हमने उसको समझ लिया. अब ये एग्जाम्पल आपको दी गई है यहाँ पर कैलकुलेशन के हवाले से, ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. करेंगे एग्जाम्पल को अगर आप देखें समझो दरकार हो. ओपनिंग टैक्स WD मतलब वो एसेट जो पिछले साल से कंटिन्यू होते हुए आ रहे इस साल, उन पर तो रेट लगेगा पूरा, भले वो टैक्स ईयर 2021 में खरीदे हों, उसके बाद मतलब कंटिन्यू है तो अगले साल से तो पूरा रेट लगना है ना भाई, ये तो याद है ना आपको. नहीं तो इस 5 लाख के बैलेंस पे रेट लगेगा पूरा. प्लांट परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर एलिजिबल फॉर, ये इस साल क्या हुआ है एडिशन. सबसे पहले इस एडिशन पे आपने क्लेम करना है इनिशियल अलाउंस, जो कि इस 2 लाख का, इस पर तो नहीं क्लेम कर सकते ना, क्योंकि इस पर तो हमने उस साल क्लेम कर लिया होगा जिस साल हमने इसको परचेज किया होगा. ये तो इसका परचेज वाला ईयर तो नहीं है ना, ये बैलेंस BD है. उस BD में एडिशन हो रहा है कितने से 2 लाख से. इस 2 लाख के एडिशन पर क्या क्लेम करेंगे इनिशियल अलाउंस, बचेगा बैलेंस कितना 1.5 लाख रुपए. अच्छा, टैक्स WDV ऑफ डिस्पोजल्स ड्यूरिंग द ईयर, यानी जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसमें से आप 85,000 के एसेट्स क्या कर रहे हैं डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं. अब ये सोच लें जरा, द मशीनरी डिस्पोज ऑफ वाज परचेज इन द टैक्स ईयर 2018, मतलब ये मशीनरी टैक्स 2021 से उसके बाद परचेज नहीं की, यानी इस एसेट के डिस्पोजल पर जाने वाले साल में कोई डेप्शन चार्ज नहीं होगा. अब इसका फॉर्मेट बड़ा आसान सा बना, आपको आसानी हो जाएगी. ठीक है जी, आप लिखें हम कौन से टैक्स ईयर में चल रहे हैं, टैक्स ईयर 2022, पर हम ये सोल्यूशन कर रहे हैं टैक्स ईयर 2022 के. आप लिखें WDV एज ऑन 1 जुलाई 2021. तवज्जो, जब साल शुरू हुआ तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग WDV क्या थी 5. अगर इस WDV में कोई ऐसा एसेट है जो 1 जुलाई 2021 2020 से पहले का खरीदा गया और इस साल क्या हो रहा है डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो उस पर जाने वाले साल पे कोई डेप्शन चार्ज नहीं करें, तो सबसे पहले आप उसको लेस ही करवा दें, जान छुड़ा, लेस WDV डिस्पोज ऑफ कितनी बेटा 85,000. तो जैसे आप 85,000 का कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो आपको WDV वो मिल जाएगी, इस पर आपने कैलकुलेट करनी है नॉर्मल डेप्शन. ठीक है जी, तो बोलेंगे WDV आफ्टर डिस्पोजल, ये WDV फॉर नॉर्मल
डेप्रिसिएशन एट फुल रेट। फुल रेट क्यों? ये कंटिन्यू कर रहा है। कितना आंसर है आपके पास? 4,15,000 15,000 आगे उठे। अब इसको इसका एक और तरीका भी, आप एक कॉलम बना लें, यहां लिखें आप डेप्रिसिएशन रेट, ठीक है, और यहां लिख दें आप टैक्स डेप्रिसिएशन। आपकी वर्किंग थोड़ी अच्छी कंडीशन में बन जाएगी। अच्छा, यहां लिखा आपने कितना परसेंट? 15%, ठीक है। या एक काम और कर सकते हैं, 15% आपने यहाँ लिख देना, ठीक है। आप इस पे कैलकुलेट कर लें क्या? लेस नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन एट 15%। 4,15,000 का आप 15% निकाल लें, 62,250 आपने इसमें जगह कर दिया, निकाल दिया। और वो 62,250 जो हो गए वो आपकी टैक्स डिडक्शन का क्या बन गए? पार्ट बन गए। अब इसमें क्या करें आप? ऐड कर दें क्या? एडिशन। एडिशंस कितने पे हो रहे हैं? 2 लाख। उसमें से लेस करवाएं आप क्या? इनिशियल अलाउंस। कितना? एट 25%। कितना बेटा? 50,000। इस 50,000 को भी आप टैक्स डिडक्शन का पार्ट बना। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर एक बॉक्स बना दें। बॉक्स का मतलब क्या होगा? आपको एक और WD मिल जाएगी, ठीक है जी। तो ये होगी WDV आफ्टर इनिशियल अलाउंस। कितनी? 1.5 लाख। इस पर जो आपने रेट इस्तेमाल करना है वो 7.5%। लेस नॉर्मल टैक्स डेप्रीसिएशन एट 7.5%। इस 1.5 लाख पे लगेगा भाई। जी बेटा, 11,250। और अगर आप इन सबका टोटल कर देंगे तो आपको क्लोजिंग टैक्स WD मिल जाएगी। लेकिन हमें अभी अगर नहीं चाहिए WD तो हम खाली डेप्शन कन्वर्ट करके सम कर लेंगे। 11,250, ये आपका टोटल सम जो आएगा ना, ये आपकी इस साल की टैक्स डेप्शन कहलाएगा। 62,250 पिछले साल से कंटिन्यू वाले होने वाले एसेट्स की टैक्स नॉर्मल टैक्स डेप्शन है। 50,000 आने वाले एसेट का इनिशियल अलाउंस है, और 11,250 आने वाले एसेट की नॉर्मल डेप्शन है हाफ रेट पर। टोटल टैक्स डेप्शन 1,23,500। अच्छा, और अगर आप यहाँ निकाल लेते हैं WDV तो आप आने वाले साल की भी अगले साल को कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये WDV अगले साल की ओपनिंग WD मिल जाएगी। वो निकालने के लिए आप क्या करें? 4,15,000, ठीक है जी, माइनस 62,250 प्लस 1.5 लाख। भाई बॉक्स तो सॉल्व हो गया ना? प्लस 1.5 लाख माइनस 11,250, 4,91,500। अगर अगले साल कोई एडिशन नहीं होता तो फिर आप इसी रेट पर, इसी WD पर 15% का स्ट्रेट रेट लगा देंगे। समझ पा रहे हैं बात ये? और एडिशन डिस्पोजल होता है तो उसको आप रेलेवेंटली ट्रीट करेंगे। तो ये बेटा आपके सामने है, ये बुनियादी बातें मैंने कर दी आपके सामने कैलकुलेशन की। इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी फरमाइए। हम डिस्पोजल में 50% रेट डैशिंग का 50% जब क्लेम करें तो उसको मजीद अपोर्शन करने की जरूरत थोड़ी है बेटा। जी,
अपोर्शनमेंट है ही नहीं ना, जब रेट हाफ हो गया तो वो हाफ ही रेट हुआ, हाफ ही अप्लाई हो। आप दोबारा उस लाइन को पढ़ लो तो बेहतर होगा। However, where a deduction is used for the first time in the tax year or onward, then normal deduction equal to 50% of the above rate shall be allowed in the year of disposal. इसमें कहीं भी अपॉर्शनमेंट की बात नहीं।